तो फ्रेंड्स हम पढ़ते हैं न्यूट्रिशन के बारे में। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में, ऑटोट्रोपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन और हेटरोट्रोपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। हेटरोट्रोपिक को भी फिर हमने 3 टाइप में डिवाइड किया था, सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक और होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो अब पढ़ते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में कि प्लांट्स में कैसे न्यूट्रिशन होता है। तो प्लांट्स में हम मेनली बात करेंगे ग्रीन प्लांट्स की, ग्रीन प्लांट्स कैसे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। तो ग्रीन प्लांट जो होता है एक प्रोसेस करते हैं, फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होती है उससे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। तो फोटोसिंथेसिस होती है उससे ग्रीन प्लांट्स अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। तो पढ़ते हैं कि कैसे फोटोसिंथेसिस से ग्रीन प्लांट्स अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। तो फोटोसिंथेसिस बोलते हैं द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाय यूजिंग लाइट एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। तो फोटोसिंथेसिस बोलते हैं जिससे फोटोसिंथेसिस उस प्रोसेस को बोलते हैं जिस प्रोसेस से जो ग्रीन प्लांट्स है वो अपना फूड बनाते हैं। फूड क्या बनाएंगे ग्रीन प्लांट्स? फूड बनाएंगे ग्लूकोज, है ना, ग्लूकोज बनाएंगे। किस चीज से बनाते हैं फूड? कार्बन डाइऑक्साइड से और वाटर से, और लाइट एनर्जी का यूज करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो होता है एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, ग्रीन कलर पिगमेंट। इसका काम क्या होता है कि जो लाइट एनर्जी आती है इसको केमिकल एनर्जी में चेंज करता है, जिसका हम आगे पढ़ेंगे कैसे कैसे क्लोरोफिल और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो पूरी कैसे होती है। तो जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है उसको हम 3 स्टेप में करके समझेंगे। जो इसमें पहला स्टेप जो होता है वो होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल जो ग्रीन कलर का जो पिगमेंट होता है जो लीफ के अंदर होता है, उसका सबसे पहले काम होता है जो सनलाइट से जो एनर्जी आ रही है उसको एब्जॉर्ब करने का। तो जो दूसरा स्टेप होता है फोटोसिंथेसिस के अंदर वो होता है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। जो लाइट एनर्जी क्लोरोफिल ने एब्जॉर्ब किया, जो सनलाइट एनर्जी क्लोरोफिल ने एब्जॉर्ब किया, उसको वो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज कर देता है। उसके बाद फिर क्या होता है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय लाइट एनर्जी। जो वाटर का मॉलिक्यूल होता है जैसे H2O, ये वाटर का मॉलिक्यूल है, इसमें लाइट एनर्जी से जो ये मॉलिक्यूल्स है, लाइट एनर्जी से ये मॉलिक्यूल हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में इसको तोड़ देते हैं, इसको स्प्लिट कर देते हैं हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। इसको बैलेंस कर देंगे तो ठीक है। तो ऐसे इसको हम जो पहला स्टेप है कि सनलाइट से जो एनर्जी आ रही है उसको क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करेगा, उसके बाद जो लाइट एनर्जी है उसको केमिकल एनर्जी में चेंज करेगा, और जो लाइट एनर्जी है उसको यूज करेगा वाटर के मॉलिक्यूल्स को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट करने के लिए। तो जो थर्ड और फाइनल स्टेप है फोटोसिंथेसिस का वो है रिडक्शन ऑफ CO2 बाय हाइड्रोजन टू फॉर्म ग्लूकोज बाय यूटिलाइजिंग केमिकल एनर्जी। जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका रिडक्शन होता है हाइड्रोजन से। रिडक्शन बोलते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को। तो CO2 के अंदर हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, ऐड होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर हाइड्रोजन ऐड होगा तो कोई कार्बोहाइड्रेट बनेगा जैसे कि ग्लूकोज बन रहा है यहाँ पर। और ये सब जो प्रोसेस हो रही है उसमें केमिकल एनर्जी का यूज करके ये प्रोसेस हो रही है। तो जो पूरी इक्वेशन बनती है फोटोसिंथेसिस की वो ऐसे बनती है, हम कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और वाटर लेते हैं और लाइट एनर्जी लेंगे, ना, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और लाइट एनर्जी हम ले रहे हैं। ये सब हम किसकी प्रेजेंस में ले रहे हैं? क्लोरोफिल जो पिगमेंट है लीफ के अंदर, प्लांट के अंदर, उसकी प्रेजेंस में हो रहा है ना, क्लोरोफिल की प्रेजेंट में हो रहा है। और सबसे पहले क्या हो रहा है, जो क्लोरोफिल है वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, और क्या कर रहा है हाइड्रोजन को, ये वाटर को स्प्लिट कर रहा है, वाटर को स्प्लिट कर रहा है हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। अब वाटर से स्प्लिट हो गया, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल रहा है H2 और O2 में स्प्लिट हो रहा है ये वाटर। अब इस हाइड्रोजन से कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिडक्शन होकर क्या बनेगा? कार्बोहाइड्रेट बनेगा जैसे कि ग्लूकोज। तो ये ग्लूकोज का फॉर्मूला, एक ग्लूकोज बन गया, और ऑक्सीजन हमारा जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट की फॉर्म में इसमें सब प्रोडक्ट की तरह ऐसे बन जाएगा। अब इसको बैलेंस करते हैं इक्वेशन को, तो हमें 6 जो है कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे अगर एक जो मॉलिक्यूल बनाना है ग्लूकोज का, और 6 ही हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स लेंगे तो एक मॉलिक्यूल जो होगा ग्लूकोज का बनेगा, और 6 जो मॉलिक्यूल होंगे वो ऑक्सीजन के हमें मिलेंगे। तो प्लांट सब जैसे ये ग्लूकोज बनाए प्लांट्स के अंदर, अब इस ग्लूकोज को जितना यूज करना होता है उतना यूज करते हैं, फिर उसको ग्लूकोज को स्टार्च की फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं। जैसे ग्लूकोज है,
ग्लूकोज को बाद में अपने अंदर जब प्लांट स्टोर करते हैं तो वो स्टार्च की फॉर्म में करते हैं। तो अब एक एक्सपेरिमेंट करते हैं जिससे प्रूफ होता है कि जो क्लोरोफिल है वो ज़रूरी होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो एक्सपेरिमेंट शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ और बता दूं कि जो प्लांट अपना फूड बनाते हैं वो ग्लूकोज की फॉर्म में बनाते हैं, लेकिन जब इसको ग्लूकोज को स्टोर करते हैं, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है उससे हमें ग्लूकोज मिलता है, और ग्लूकोज को ये स्टोर जो करते हैं प्लांट्स वो स्टार्च की फॉर्म में करते हैं। अपने अंदर प्लांट फूड को स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करके रखेंगे, लेकिन जो फोटोसिंथेसिस से फूड बनता है वो ग्लूकोज की फॉर्म में बनता है। और एक चीज़ ये है कि जो स्टार्च होता है, अगर स्टार्च के ऊपर हम आयोडीन सॉल्यूशन डालें, अगर स्टार्च के ऊपर हम आयोडीन सॉल्यूशन डालें तो ब्लू कलर का कलर मिलता है, डीप ब्लू कलर का, ब्लू ब्लैक कलर का, है ना। तो ब्लू कलर का ब्लू कलर मिलता है, ठीक है, ब्लू कलर मिलता है। अगर स्टार्च के ऊपर आयोडीन का सॉल्यूशन डालते हैं तो हमें ब्लू कलर मिलता है। ये इस एक्सपेरिमेंट के लिए बहुत ज़रूरी बात है, तो इसका हम आगे समझेंगे कि कैसे ये बहुत ज़रूरी है। तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमको एक खास तरह की लीफ की ज़रूरत पड़ेगी, जिसको लीफ को बोलते हैं वेरीगेटेड लीफ। वेरीगेटेड लीव्स, है ना। तो वेरीगेटेड लीव्स क्या होता है? वेरीगेटेड लीफ वो लीफ होती है जो कि पूरी तरीके से ग्रीन नहीं होती हैं। जैसे कुछ लीफ ऐसी होती हैं, जैसे लीफ है, तो ये लीफ जो पूरी तरीके से ग्रीन ना हो, जैसे इसका बीच का पार्ट है लीफ का, मानो ये रेड कलर का है पूरा पार्ट, जो बीच का पार्ट है वो रेड कलर का और साइड का पार्ट है वो ग्रीन कलर का है। तो पूरी तरीके से जो लीफ है वो ग्रीन नहीं होनी चाहिए। कुछ पार्ट जो होना चाहिए लीफ का ग्रीन नहीं होना चाहिए, कुछ पार्ट ग्रीन होना चाहिए, कुछ पार्ट ग्रीन नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे जो साइड वाला पार्ट है वो ग्रीन है और जो बीच वाला पार्ट है वो रेड कलर का लीफ का। तो ऐसी लीफ क्यों ले रहे हैं हम? क्योंकि जो ग्रीन पार्ट है लीफ का उस जगह पे क्लोरोफिल होगा। तो ऐसी लीफ लेंगे हम जिसमें कुछ पार्ट है प्लांट्स का वहाँ पर क्लोरोफिल होगा, यहाँ पे जैसे इस पार्ट में क्लोरोफिल है, और जो बीच वाला पार्ट है यहाँ पे क्लोरोफिल नहीं है। तो हमें ऐसी लीफ लेनी है जिसमें कुछ पार्ट जो प्लांट्स का उसमें क्लोरोफिल हो लीफ में, कुछ पार्ट में नहीं हो, यानी कुछ पार्ट जो लीफ का वो ग्रीन हो और कुछ पार्ट ग्रीन नहीं हो। तो हम यहाँ पे एग्जांपल के लिए कोलस प्लांट ले रहे हैं, जिसकी लीफ जो होती है, जो कुछ पार्ट जो होता है लीफ का ग्रीन होता है, कुछ पार्ट जो होता है ग्रीन नहीं होता है। तो जो प्लांट लेंगे वो पोटेड प्लांट लेंगे। पोटेड मतलब जो प्लांट है वो एक पोट के अंदर हो, गमले के अंदर होना चाहिए, जिसको हम उठाकर इधर उधर रख सकें। इस टाइप का प्लांट होना चाहिए, ठीक है। मैं ऐसे ही बना रहा हूँ रफ डायग्राम, जैसे इसकी लीफ है प्लांट्स की, ठीक है। तो ऐसे कुछ प्लांट्स लेंगे, बहुत ही बेकार डायग्राम बना, लेकिन समझ जाना आप। जैसे बीच पार्ट है इस लीफ का वो रेड कलर का और साइड वाला पार्ट है वो ग्रीन कलर का है। तो ऐसा प्लांट लेना है। तो पहला जो स्टेप है हमारा एक्सपेरिमेंट का, उसमें हम जो ये प्लांट्स है इसको एक डार्क रूम में ले जाकर रख देंगे। डार्क रूम, है ना। डार्क रूम क्या होगा? जहाँ पर कोई लाइट नहीं आती हो, रूम में कोई भी लाइट नहीं हो, सनलाइट नहीं हो, ना ही कोई आर्टिफिशियल लाइट हो, कोई लाइट नहीं हो। 3 डेज तक हम उसको डार्क रूम में रखेंगे। ऐसा करने से क्या होगा? जो इस प्लांट्स ने पहले से स्टार्च स्टोर करके रख रखा है अपने अंदर, वो स्टार्च ये डार्क रूम में 3 दिन तक अगर डार्क रूम के अंदर रहेगा तो ये जो अपना स्टोर स्टार्च है उसको सारे को यूटिलाइज कर लेगा, है ना। तो 3 दिन तक अगर इसको हम डार्क रूम में रखेंगे तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी इस प्लांट्स के अंदर, क्योंकि फोटोसिंथेसिस करने के लिए लाइट ज़रूरी है। तो डार्क रूम में रखेंगे, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी इस प्लांट्स के अंदर, तो ये जितना इसका स्टोर स्टार्च है उसको यूज़ करना शुरू कर देगा और 3 दिन के अंदर इसका जो सारा स्टार्च है वो ख़त्म हो जाएगा। अब क्या करना है कि 3 दिन के बाद इसे डार्क रूम में रख के फिर इसको बाहर निकाल लेंगे डार्क रूम से और इसे सनलाइट में रख देंगे। और फिर उसके बाद इसकी जो लीफ है एक लीफ को इसको तोड़ लेंगे। जैसे ये वाली लीफ हमने तोड़ ली मानो, तो जो हमने लीफ जो तोड़ी है उसको हमें एल्कोहल के अंदर बॉईल कराना है। एल्कोहल के अंदर हम क्यों बॉईल करा रहे हैं? क्योंकि एल्कोहल के अंदर बॉईल कराने से जो क्लोरोफिल है लीफ का वो रिमूव हो जाएगा। क्लोरोफिल रिमूव करने से क्या फ़ायदा होगा वो हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो इसको ऐसे करके बॉईल क्यों करा रहे हैं हम? क्योंकि जो एल्कोहल है वो फ्लेमेबल होता है। अगर उसको हम डायरेक्ट ऐसे बर्नर के ऊपर रखेंगे तो फायर को कैच कर लेगा और पूरा जल जाएगा।
तो हम उसको ऐसे वाटर बाथ करा के अल्कोहल से बॉईल करा रहे हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक बर्नर लेंगे और एक बीकर लेंगे। बीकर के अंदर ऐसे वाटर रखेंगे। जब बर्नर से वाटर गर्म होगा, इवेपोरेट होगा, तो इसके वाटर की जो हीट होगी उससे अल्कोहल भी हीट होना शुरू हो जाएगा। तो जब अल्कोहल बॉईल हो जाएगा उसके बाद हम इस लीफ को इसमें से निकाल लेंगे और उसको ऐसे जो ये हॉट वाटर होगा इसमें ऐसे डिप कर देंगे। जो अगर थोड़ा बहुत क्लोरोफिल रह भी गया लीफ में तो भी वो वॉश हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, हम लीफ को, तो अल्कोहल से बॉईल करने के बाद जो लीफ है हमारी वो डीकोलोराइज हो जाएगी। डीकोलोराइज मतलब जितने भी इसके अंदर कलर थे, ग्रीन और रेड और पर्पल, जितने भी कलर थे वो सब जो है डीकोलोराइज हो जाएंगे, सब जो खत्म हो जाएंगे वो कलर। उसके बाद क्या करेंगे, जो लीफ है इसके ऊपर हम आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे। जब हम इस लीफ के ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे तो जो ब्लू कलर आएगा, आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं अगर स्टार्च के ऊपर तो ब्लू कलर देता है। तो अगर हम आयोडीन की सॉल्यूशन को इस लीफ के ऊपर डालेंगे तो इतनी जगह पर, यहाँ पर जहाँ पर मैं ब्लू कर रहा हूँ, इस जगह पर ब्लू कलर आता है। तो जिस जगह पर जो ग्रीन पार्ट था प्लांट का उसी जगह पर ब्लू कलर आ रहा है। तो जहाँ पर ग्रीन पार्ट था प्लांट का वहाँ पर क्लोरोफिल होता है। तो अगर जहाँ पर क्लोरोफिल होता है वहीं पर ब्लू कलर आ रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो क्लोरोफिल है, जहाँ पर क्लोरोफिल है वहीं पर स्टार्च बना है, यानी जो जहाँ पर क्लोरोफिल होता है वहीं फोटोसिंथेसिस होती है। तो हमने इस जो लीफ है इसको अल्कोहल में बॉईल क्यों किया था, क्योंकि जो क्लोरोफिल है वो रिमूव हो जाए। क्लोरोफिल क्यों रिमूव हो जाए, क्योंकि जो आयोडीन से जब स्टार्च की रिएक्शन कराते हैं, है ना, आयोडीन से जब स्टार्च की रिएक्शन करते हैं तो बीच में जो क्लोरोफिल अगर लीफ में होता है तो वो इंटरफेयर करता है बीच में, तो वो इंटरफेयर ना करे इसलिए हम क्लोरोफिल को पहले ही रिमूव कर देते हैं अल्कोहल में बॉईल करके। तो जहाँ पर जो ग्रीन पार्ट है जो लीफ का वहीं पर जो ब्लू कलर आ रहा है, तो इससे पता चल रहा है कि जो फोटोसिंथेसिस होता है वो क्लोरोफिल में होता है, क्योंकि जहाँ ग्रीन पार्ट है वहीं क्लोरोफिल होगा। तो अब हम एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं ये प्रूफ करने के लिए कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। इसके लिए हमको 2 पोटेड प्लांट की ज़रूरत पड़ेगी, 2 प्लांट्स की ज़रूरत पड़ेगी। पोटेड प्लांट मतलब जो गमले वाले प्लांट हो, है ना, जिसको हम ऐसे उठा के रख सकें एक जगह से दूसरी जगह। तो ऐसे 2 प्लांट की ज़रूरत पड़ेगी हमको। एक प्लांट ये लीफ, ठीक है, एक प्लांट ये और एक प्लांट ये। ठीक है, हमने 2 प्लांट लिए हैं ए और बी। हम पहले क्या करेंगे, इन दोनों प्लांट्स को उठा के डार्क रूम के अंदर रख देंगे। डार्क रूम वो रूम होता है जहां पर कोई लाइट नहीं आती है, ना तो कोई आर्टिफिशियल लाइट ना ही कोई सनलाइट। तो ये जो 2 प्लांट्स हैं इनको हम डार्क रूम के अंदर रख देंगे। डार्क रूम के अंदर रखने से क्या होगा कि ये जो प्लांट्स है वो अपना स्टार्च यूज़ कर लेंगे, सारा जितना भी इनका स्टोर स्टार्च है वो यूज़ कर लेंगे, क्योंकि डार्क रूम के अंदर फोटोसिंथेसिस तो होगी नहीं। फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो ये अपना जो स्टोर फूड है उस फूड को यूज़ करना शुरू कर देंगे और सारा जो स्टार्च है इनका वो अपना यूज़ कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम इन दोनों प्लांट्स को पहले तो एक ऐसे गिलास के जार के अंदर बंद कर देंगे, ऐसे पूरी तरीके से सील कर देंगे। इस टाइप से पूरी तरीके से सील कर देंगे, नीचे से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से। उसके बाद क्या करेंगे, ए प्लांट को तो ऐसे ही रहने देंगे। इन दोनों को अब सनलाइट में रख दिया हमने। अब ए प्लांट को तो ऐसे ही रहने देंगे। जो बी प्लांट है उसके अंदर KOH एक डिश में करके रख देंगे, चाइना डिश में या कोई भी डिश में ऐसे करके रख देंगे। और KOH से क्या होगा कि जो KOH होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा, क्योंकि एयर, ऐसे हमने गिलास जार रखा है तो एयर के अंदर बहुत सारी गैसेज होती हैं। ऑक्सीजन होगी, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होगी, नाइट्रोजन होगी, है ना, बहुत सारी ऐसी गैसेज होंगी। और जैसे यहाँ पे भी ऑक्सीजन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी और नाइट्रोजन होगी। अब KOH जो होगा वो इस CO2 के साथ रिएक्शन करेगा, वो बनाएगा K2CO3 और वाटर बना लेगा। तो ऐसा करने से क्या होगा कि इस जो बी वाला प्लांट है इसके अंदर क्या होगा कि ये KOH सारा CO2 से रिएक्शन करके क्या बना लेगा, K2CO3, CO2 भी खत्म हो जाएगा यहाँ से और H2O। तो जो बी वाला जो प्लांट है इसके अंदर CO2 खत्म हो गई है, क्योंकि जितनी भी CO2 थी वो KOH के साथ रिएक्ट करके K2CO3 बन गया उसका। और इस वाले जो प्लांट है ए वाला प्लांट, इसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ, इसमें CO2 जो है
वो अभी मौजूद है, इस वाले प्लांट्स के अंदर जो CO2 है वो मौजूद नहीं है। तो अब क्या होगा कि तो अब हम दोनों प्लांट से लीफ को तोड़ेंगे, ए वाली प्लांट की भी और बी वाली प्लांट की भी। तो जो ए वाली प्लांट की लीफ होगी, जैसे ये लीफ है ए वाली प्लांट की और ये बी वाली प्लांट की लीफ है, इन दोनों को हम एल्कोहल में बॉईल करेंगे, जैसे हमने पीछे करा था एल्कोहल को वाटर बाथ की तरह से बॉईल करना। ऐसे बीकर के अंदर वाटर रख के, फिर एक बीकर और उसको ऊपर रख के उसके अंदर एल्कोहल रख के फिर दोनों लीफ को ऐसे बॉईल करेंगे, लेकिन पहचान रखेंगे ए लीफ कौन सी है और बी लीफ कौन सी है। ऐसा करने से जो इनका क्लोरोफिल है वो रिमूव हो जाएगा दोनों लीफ का। तो ऐसे इसको बर्नर यहाँ पे ट्राईपोड लगा के, है ना, ऐसे बर्नर से रख के ऐसे ऐसे हीट करेंगे। तो ऐसे करने से जो ए वाली लीफ है और बी वाली लीफ है वो अल्कोहल के अंदर बॉईल हो जाएगी। बॉईल होने से जो इनका क्लोरोफिल है लीफ का वो रिमूव हो जाएगा। क्लोरोफिल रिमूव होने से जो हम रिएक्शन करते हैं ना, स्टार्च से आयोडीन की जो रिएक्शन होती है, स्टार्च से आयोडीन सॉल्यूशन को स्टार्च से रिएक्शन करते हैं, तो क्लोरोफिल उसमें इंटरफेयर करता है, तो हम क्लोरोफिल को पहले ही रिमूव कर देंगे। अब क्या होगा, जो ए वाली लीफ है और बी वाली लीफ है बॉईल करने के बाद अल्कोहल में वो डीकोलोराइज हो जाएगी। डीकोलोराइज हो जाएगी उसके बाद फिर हम इस पर ए वाली लीफ पे और बी वाली लीफ पे आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे। आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे तो ए वाली लीफ है वो तो ब्लू कलर देगी, क्योंकि जो ए वाली लीफ है उसके अंदर स्टार्च मौजूद है। इससे पता चलता है कि ए वाली लीफ के अंदर स्टार्च मौजूद है, यानी ए वाली लीफ के अंदर फोटोसिंथेसिस हुई है। लेकिन बी वाली लीफ है, अगर उसके ऊपर हम आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे तो ब्लू कलर नहीं आएगा। तो इससे पता चलता है जो बी वाली लीफ है उसके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ पर CO2 जो थी वो KOH ने खत्म कर दी। ये वाली रिएक्शन होकर KOH ने CO2 को खत्म कर दिया। बी वाली जो प्लांट था उसको CO2 नहीं मिली, इसलिए बी वाले प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं हुई है। तो इससे पता चलता है जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी तो प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। तो अब पढ़ते हैं रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल कहाँ से आता है? तो फोटोसिंथेसिस के लिए मेनली दो रॉ मटेरियल होंगे, एक होगा कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा वाटर। वैसे लाइट एनर्जी और क्लोरोफिल भी है। क्लोरोफिल तो लीफ में ऑलरेडी होता ही है, और लाइट एनर्जी जो होती है वो मेनली जो होती है वो सन से लेते हैं प्लांट्स, है ना। जो सन है वो उससे लाइट एनर्जी मिल जाती है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये दो मेन रॉ मटेरियल जो प्लांट्स बाहर से लेते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड की पहले बात करते हैं कैसे प्लांट्स लेते हैं। तो प्लांट्स के अंदर, लीफ के अंदर मेनली स्टोमेटा होते हैं। स्टोमेटा एक से छोटे छोटे पोर्स होते हैं लीफ के अंदर, उनको बोलते हैं। तो जो लीफ के अंदर स्टोमेटा होते हैं वो इस टाइप के होते हैं, जहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन है उसका एक्सचेंज होता है। ये ओपन स्टोमेटा है और ये क्लोज स्टोमेटा है ना, स्टोमेटा। तो ये जो स्टोमेटा है ये ओपन और क्लोज होते रहते हैं, और इनसे जो गैसेस का एक्सचेंज है कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन का वो होता रहता है। जो डिफ्यूजन से होता है इनके अंदर जो एक्सचेंज होता है, और जो स्टोमेटा है वो इस जो पूरा जो पोर्शन है इसको स्टोमेटा बोलते हैं। और ये जो बीच में जो है ये पोर्स है स्टोमेटा का, यहाँ से जो ऑक्सीजन है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक्सचेंज होता रहता है ऑक्सीजन का, और गैसेस का जो एक्सचेंज होता है वो स्टोमेटा के थ्रू होता है लीफ के अंदर। और जो स्टोमेटा है उसके जो साइड वाली जो सेल्स हैं इनको बोलते हैं गार्ड सेल्स। ये क्या करती हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टोमेटा की उसको कंट्रोल करती हैं। और इन्हीं गार्ड सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, और उनकी क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्लोरोफिल होता है। तो स्टोमेटा की दो स्टेज होती हैं, एक ओपन स्टोमेटा और एक क्लोज स्टोमेटा। पहले ओपन रहता है स्टोमेटा, फिर क्लोज होता है, ओपन होता है, क्लोज होता है, ऐसा होता रहता है। और जो गार्ड सेल है वो कंट्रोल करती हैं स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को, और यहीं से ही जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो प्लांट्स के अंदर एंटर करती है, और जो ऑक्सीजन है वो यहीं से ही बाहर निकलती है प्लांट्स के अंदर। तो अब पढ़ते हैं कि वाटर का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है प्लांट्स के अंदर। तो जो वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है वो रूट से जाता है वाटर, और रूट के अंदर एक टिश्यू होते हैं जिनको बोलते हैं जाइलम वेसल्स ना। जाइलम वेसल्स है उसके थ्रू वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है। इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में जब हम ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। ट्रांसपोर्ट एक टॉपिक है, जब ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे कि वाटर का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है प्लांट्स के अंदर। अभी हम पढ़ रहे हैं न्यूट्रिशन। पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, उसके बाद ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे, उसके बाद एक्सक्रीशन पढ़ेंगे, है ना। तो ये चार लाइफ प्रोसेस हमें इस चैप्टर में पढ़नी है, जिसमें हम न्यूट्रिशन अभी पढ़ रहे हैं, फिर रेस्पिरेशन पढ़ेंगे। जब ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्ट में पहले हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, तब उसके बारे में हम वाटर का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है जाइलम वेसल से, उसके बारे में और डिटेल में जब पढ़ लेंगे।